जासिब गाड़ी में फुल म्यूजिक ऑन किए साथ साथ सर हिलाता फुल स्पीड से गाड़ी उड़ाकर लेकर जा रहा था। इसके लबों पर शरीर सी मुस्कुराहट रकसम थी। नजरों के सामने समीर का लाल भुम्भुका चेहरा घूम रहा था, जिसके चेहरे पर झलकते इत्मीनान का वाज़िह सबूत था। वो एंजॉय करता मुसलसल मुस्कुरा रहा था। गाड़ी में पंजाबी सॉन्ग फुल वॉल्यूम में धमक पैदा कर रहा चल रहा था और ये जाज़ब की सारी मस्ती भग से उड़ी थी। इसने जैसे स्टीयरिंग को मोड़ काटने के लिए घुमाया, इस वक्त इसकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी से टकराई थी। इसे बुखलाकर फौरन से गाना बंद किया, तनफन करता नीचे उतरा था। तुम्हें तमीज नहीं गाड़ी चलाने की, निकलो बाहर। वो बाहर खड़ा होकर गरजा था। अंदर बैठी रिमशा इसकी गर्ज पर बाहर निकली थी। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? ओ बीबी को नींद से जगा दिया है, इतना गुस्सा? जासिब ने इसकी बात पर तंज किया था। जब गाड़ी चलाने नहीं आती तो किस खुशी में चिल्लाकर दूसरे की जान खतरे में डालती फिर रही हो? जासिब ने घूरा था। सबसे पहले तो भाषण देना बंद कर, तुमने गलत मोड़ काटा। रिमशा घबरा कर बोली थी। अब तुम सिखाओगी जिसकी उम्र अभी टॉय से खेलने की है। जासिब ने इसकी गाड़ी को गलत वे पर देखा और साथ इशारा किया। रिमशा ने लबों पर जुबान फेरी थी। हाँ तो कभी कभी हो जाता है, मैं शॉर्ट रास्ते से जा रही थी, मुझे क्या पता आगे आंखों से महरूम शख्स गाड़ी चला रहा है। वो जहाँ खड़े थे वहीं पर रश ना होने के बराबर था, इसलिए कोई इनकी तरफ मतवज्जा ना हुआ। ओ मेकअप की दुकान, मैं अपनी साइड पर हूँ और तुम गलत पर। अभी तुम्हें खिलौने से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मिस चलता फिरता पार्लर। इसकी बात पर तो रिमशा के आगे हफ्ते कलीम छा गया था। तुम डायनोसॉर के मुंह वाले, तुम तो देख रहे थे ना, ब्रेक लगा लेते। मुझे जल्दी थी इसीलिए हो गई गलती। तुम्हारी जल्दी के चक्कर में मेरी गाड़ी तो गई थी ना आज काम से। गई तो नहीं ना, अब गाड़ी हटाओ सामने से। जाज़ब तो इसके नखरे देख कर ही आश्चर्य कर उठा था। बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं पुलिस को फोन करता हूँ कि तुम्हें गिरफ्तार करे, तुम लोगों की जान की दुश्मन बनी फिर रही हो। तौबा तौबा झूठे इंसान, एक छोटी सी टक्कर पर ववेला मचा रहे हो। रिमशा तो इसके इल्जाम पर तप उठी थी। तभी जासिब का फोन बचा। हेलो, हाँ बोल, आ रहा हूँ। 10 मिनट तक एक मेकअप की दुकान ने रोला डाल दिया है। जासिब को फोन की तरफ मतवजा देखकर रिमशा जल्दी से गाड़ी में बैठी, इसके पास से जन से भगा कर ले गई। जासिब के मतवजा होने तक वो दूर जा चुकी थी। जासिब ने घूर के इसकी गाड़ी को देखा था। स्टूपिड पार्लर। इसके मेकअप से लदे चेहरे को सोचकर वो बड़बड़ाया, खुद भी गाड़ी में बैठकर ड्राइव वे पर डाल दी और अपना आधा गाना फिर से प्ले कर दिया। शाम के साए फैलने लगे थे। बड़ा दिल फरेब और सुकून पहुंचाने वाला मौसम था। ठंडी हवा चल रही थी जो सर्दियों की शुरुआत का पता बता रही थी। इस पर ढलते दिन का नजारा मजीद खूबसूरत लग रहा था। सूरज रफ्ता रफ्ता मगरिब की जानब रवां था। ये दिन का तकरीबन 4:30 बजे का वक्त था, जब शहजादों की सी आन बान वाला बुरहान दुरानी हमेशा की तरह वजीहा पर्सनालिटी के साथ बकौल सरिश के इसके रोमन रिंग गहरी काली आंखों को सन ग्लासेस के पीछे छुपाए ब्लैक 3 पीस में मलबूस ब्लैक ही शूज पहने गाड़ी से उतरा था और आंखों को स्याह सन ग्लासेस उतारकर मुलाजिम को दिए, जिसकी गाड़ी देखकर फौरन इसकी जानिब बढ़ा और गाड़ी से इसका सामान निकालने लगा। वो कान में लगे एयरपोर्ट से दूसरे तरफीन की बात सुनने लगा था। नजरें मुसलसल फोन की स्क्रीन पर मरकूज किए वो खरामा खरामा चलता दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ा था। जब अपने कमरे की बैल्कनी से झांक कर देखती ज़रिश की दिल की धड़कनें मामूल की रफ्तार से बढ़ी थी। वो धक धक करते दिल के साथ बुरहान को अंदर जाता देख रही थी। दिल का तो एक धड़का सा लगा था कि जिसको देखे बगैर ज़रिश का दिन नहीं होता था, वो किसी और से मोहब्बत करता है। हाँ, ये सच ही तो था। इसकी मौजूदगी में वो चोरी चोरी से देखती, जब वो ना होता तो मोबाइल में रखी इसकी तस्वीर देखती, फिर दीवानावार देखती जाती। इसको देखकर हजारों लड़कियां इसके साथ की तमन्ना करती थी। द बिजनेस टाइकॉन बुरहान दुरानी, जिसकी अपनी बीवी इस पर फिदा थी, वो किसी और से मोहब्बत करता था। यह एहसास ज़रिश को झंझोड़ कर रख देता था। ज़रिश बुझे तासरात लिए वापस कमरे में आ गई। वाई घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम इनको कभी अपने घर को देखते हैं। बुरहान को देखकर अहमद की शरारती रग भड़की। वो थोड़ी देर पहले ही आया था। एक जाने मन कहता बीजी के सर पर बोसा देता। हमेशा की तरह सोफे पर लेटकर बीजी की गोद में सर रखकर अपने बाप वजह साहब के नितने ताने तन सुनता ढीठों की तरह मुस्कुरा रहा था। वजह साहब घूर कर इसे एहसास दिलाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे।
अहमर दांत निकालता वजाहत साहब को और आग बगोला कर गया था। इससे पहले कि जंग छिड़ती, इसके आगाज से पहले ही बुरहान का सलाम करना इख्तिताम कर चुका था। अहमर ने लेटे लेटे शगुफा छोड़ा था। बुरहान इसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराता इनकी जानिब बढ़ा था। कैसे हैं डैड, तबीयत कैसी है? बुरहान वजाहत साहब के गले मिला था। बेटा, मेरी तबीयत इस वक्त ठीक होगी जब ये नालायक ऑफिस जाएगा, इसे भी एक कामयाब इंसान बनता देखूं। वाह डैड, द रेसर, द बास्किंग चैंपियन, द बास्केटबॉलर चैंपियन अहमर दुरानी अभी भी नालायक है या जिसके बाहर की कंट्री में भी एक जाना माना नाम है? अहमर ने तसल्ली से बाप की परेशानी दूर करनी चाहिए। ये शौक फर्जी है, अपने भाई को देखो, सीखो कुछ इससे। वजाहत साहब सच में गड़बड़ा गए थे। अहमर को झड़का। डैड, मैं किस लिए हूँ? इसे करने दे जो इसका दिल करता है, इसका भाई हमेशा इसके साथ खड़ा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं डैड, आप भी गुस्सा मत किया करे, छोटा है, इसकी ख्वाहिश पूरी करना बुरहान दुरानी पर फर्ज है। जब ये अहमर आगे बढ़ा, बुरहान के सीने से लगा था, जबकि बीजी खामोश मुस्कुराती इन बाप बेटों की मोहब्बत नोक झोंक को देख रही थी। बुरहान अहमर के बाल बिगाड़ कर बीजी की जाने बढ़ा था। हमेशा की तरह बीजी ने बुरहान के लिए ढेरों सारी दुआएं कर डाली थी। फिर अहमर बुरहान को एक साथ अपने साथ लगाया था। मेरा बेटा, जाओ आराम करो कुछ देर, बीजी ने बुरहान के माथे पर बोसा देते कहा। बुरहान की नजरें किसी को ढूंढ रही थी और वो पूछ नहीं सकता था। वो सर हिलाता वहां से उठा था। मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूंगा। अहमर भी एलानिया कहता अपने कमरे में चला गया था। वजाहत साहब अपने दोस्त से मिलने चले गए थे। बीजी मुलाजमा को हिदायत देती खाना तैयार करवाने लगी थी। बुरहान जैसे कमरे में आया, एक खनकती आवाज कानों से टकराई थी। जरिश फोन कान से लगाए सोफे की पूंछ से टेक लगाए बैठी मुस्कुराकर बात कर रही थी। बैल्कनी से हटकर वो अपने कमरे में आई। इसी वक्त समरीना बेगम की कॉल आने लगी। जरिश सर झटक फोन की तरफ मतवज्जा हो गई। वो सबसे बात करने लगी और अब सोमी से बात कर रही थी। इसकी तोतली जुबान में की गई बात पर जरिश खिलखिला रही थी। जिसे सही से बोलना नहीं आता था, वो अपनी आनी से शिकायतें लगा रहा था, नखरे दिखा रहा था। जरिश तो अशश कर उठी थी और नन्हे पैकेट के धमाकों पर बुरहान को वाकया याद आया जब जरिश अमान को जान कह रही थी और इससे रोमन रिंग ऐसे महसूर कुन मुस्कुराहट लबों पर रक्सा हो गई थी। वो फोन पॉकेट में डाले इसके पीछे खड़ा हुआ और हाथ बढ़ाकर फोन ले लिया। जरिश घबरा गई। फोन लेने वाला को पीछे पलट कर देखा तो इसे अपना दिल कानों में धड़कता महसूस हुआ। तो जरिश फौरन से उठकर खड़ी हुई जब बुरहान ने इसकी सिमत कदम बढ़ाए। वो ब्लैक कलर का फ्रॉक पहने बहुत ही प्यारी लग रही थी। लबों पर रेड लिपस्टिक लगाए और बाल हमेशा की तरह मैसी जोड़े में कैद थे। कुछ लटे चेहरे के अतराफ पर झूल रही थी। कानों में पहने डायमंड के टॉप्स और नाक में पहनी बाली जो कि बुरहान के जाने के बाद इसने पहनी थी, वो इंतहा की प्यारी लग रही थी। बुरहान इसे देखता रह गया कि सब भूले कदम इसकी तरफ बढ़ाए जो अब सर उठाकर मसलसल इसकी आंखों में देख रही थी। इसे फोन बेड पर फेंका और जरिश को कुछ भी समझने से पहले इसके बाल आजाद कर चुका था। किसी आबशार की तरह इसकी पुश्त पर झूल गए थे। कुछ चेहरे की तरफ फैलकर इसे छुपा गए थे। जरिश दम यकदम बुखलाई थी। चेहरे से बाल पीछे हटाए जब बुरहान ने इसकी कमर में हाथ डालकर अपनी जानिब खींचा था। वह लहरा कर इसके सीने से आ लगी थी। कैसी हो? दूसरे हाथ में इसके नाजुक कमर में डाले इसके कान के करीब झुका था। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो मजाहमत करती बोली थी। इसे हैरत हो रही थी कि क्या वाकई बुरहान दुरानी है। इसकी हरकत पर बुरहान ने गौर से इसकी जोर आजमाई देखी थी। इतना एहतमाम, वो ठहरे हुए लहजे में बोला था। इस जरिश की मजाहमत को ब्रेक लगी और धक धक करते दिल से बुरहान दुरानी को देखा। वो इसकी बात समझकर जरिश सुर्ख हुई और बाल कान के पीछे अड़ीस कर यहाँ वहां देखती बहाना बनाने लगी। एहतमाम तो बहुत खास और दिल से किया गया था कि जब बीजी ने कहा कि वो पूरे मन से अपने शोहर के लिए तैयार हुई थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। बुरहान ने इसको अपने पांव पर खड़ा किया और इसके बालों की खुशबू अपने अंदर उतारकर खमार सदा आवाज में बोला था। जरिश इसकी कुर्बत पर लाल टमाटर होती चेहरा झुका गई थी। बीजी ने कहा था वो अपने हाथों से इसके कंधों को थामकर फासला कायम करती। फिंसी फिंसी आवाज से मैं बोली थी कि इससे बोलना मुहाल हो गया था। क्या? बुरहान को अपनी छोटी सी बीवी को यूं देखकर हंसी आ गई थी, जिसकी सूरत अब रोने जैसी हो गई थी। किसी उंगलियां जरिश की पुश्त पर हरकत करती इसके अंदर करंट बर्पा कर रही थी। गहरे सांस लेती रोने जैसी हुई खड़ी थी। बीजी ने कहा था तैयार होने को।
زرش اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ کر کانپتی آواز میں بولی تھی، پیجی کی مہربانی یا آپ کی کرم نوازی، اس استقبال پر ان کا بھتیجا آپ کا شوہر بہت مسرور ہوا، انعام دینے میں دیر نہیں لگائے گا، کہتے برہان دل میں امڑتی خواہش پر لبیک کہتا اس کے لال رنگ سے رنگے یقوتی لبوں پر چھا گیا تھا۔ وہ پوری شدت سے ان کو اپنے انابی لبوں میں قید کر لیا تھا۔ زرش کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھی، اس کا دل جیسے ہتھیلیوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا تھا کہ بحران اس کی سانسیں خود میں کھینچ کر اسے ادموا کر گیا تھا۔ وہ جیسے پیچھے ہٹنا بھول ہی گیا تھا۔ اب دنیا جہاں سے بے خبر زرش کی قربت کا سرور سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ جذبات کے ہاتھوں ضبط کھوتا اپنی پیاس بجھانے کے لیے جھکا تھا، زرش کی جان پر بنی تھی۔ برہان اسے سختی سے خود میں بھیج کر ایک ہاتھ کی کمر میں ڈال کر سہارا دیے، دوسرا اس کے سر کے پچھلے حصے پر رکھ کر لبوں پر جھکا مدہوش ہو چکا تھا۔ زرش بے جان سی ہو گئی تھی۔ اس کی شدت کے آگے سانس رک جانے پر وہ آنکھیں مودنے کو تھی کہ برہان کو اس پر رحم آ ہی گیا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا اور اگلا ہدف اس کی گردن تھی۔ وہ گردن پر جھک کر جا بجا اپنا لمس چھوڑتا، زرش کو سمٹنے، سہمنے، شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ برہان کی من مانیاں بھرتی اس سے پہلے زرش نے اس کے سینے پر دباؤ ڈالا۔ برہان نے سر اٹھا کر مخمور آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ زرش نے تنفس بحال کرتے نام سر ہلایا تھا کہ وہ اس کو نہیں جھیل سکتی۔ برہان گہری نظروں سے اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھ رہا تھا۔ زرش کی لپسٹک پھیلی ہوئی تھی، چہرہ سرخ گلاب کی مانند ہو چکا تھا، آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ کندھے پر جھول رہا تھا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے دھڑکن معمول پر لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی تیاری بگاڑ کر برہان دل فریب انداز میں مسکرایا تھا، پھر جھکنے لگا تھا کہ زرش نے دھکا دیا۔ برہان نے خود کو ڈھیلا چھوڑا ہوا تھا، جبھی اس کے دھکیلنے پر انچ بھر ہلا، زرش بکھرے ہولیے سے باہر کی جانب بھاگی تھی۔ اس کے ہولیے کے پیش نظر برہان نے روکنا چاہا پر وہ دروازہ پار کر گئی تھی۔ برہان مسکراتا مرر کے سامنے آیا، ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو نکال کر اپنے شنگرفی لبوں پر پھیرا جہاں زرش کی لپسٹک کے نشان تھے۔ برہان جتنے دنوں سے چڑا چڑا ہوا تھا، اس کی نظروں کے سامنے زرش کا موم جیسا سراپا چھم سے آ جاتا، وہ بھنا اٹھتا۔ برہان خود کو کام میں ملجھائے رکھتا، وہ زرش پر سخت بھرم تھا جسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جا کر زرش کی اچھی خبر لے گا، پر یہاں کر زرش کو خود کے لیے تیار دے کر اتنے اچھے ویلکم پر برہان دل و جان سے راضی ہوا تھا۔ اس کی تیاری کی تعریف اور شکریہ اپنے انداز میں کر چکا تھا کہ اب وہ ریلیکس فیل کر رہا تھا۔ برہان انگوٹھے سے شیو سلہاتا ایک نظر خود پر ڈال کر ڈریسنگ روم میں گم ہو گیا۔ زہیب گھر آیا تو جازو و شیلا کے سوا باقی سب لانچ میں تھے۔ فواز صاحب، جواز صاحب اپنے نواسے سومی کے ساتھ کیرم بورڈ کھیل رہے تھے۔ سمرینا بیگم، صوفیہ بیگم ساتھ بیٹھی ان کی گیم دیکھنے کے ساتھ ہلکی پھلکی باتوں میں مگن تھی۔ السلام علیکم، زہیب نے سب کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، سب نے جواب دیا تھا۔ اس کی آمد پر حیران ہونے کے ساتھ خوش بھی تھے کہ زہیب نے شیلا کے سوا کسی کو آنے کی خبر نہ دی تھی۔ مامو، سومی خوشی سے چیختا زہیب کے ساتھ لپٹ گیا تھا۔ اوہ چیمپ، زہیب نے فوراً سے ہائی فائی کیا اور جھک کر سومی کو اٹھا لیا۔ جھولا دو زیبی مامو، سومی نے فرمائش کی تھی۔ پہلے کس کرو، زہیب نے پیار سے اس کے گال پر لب رکھ دیے تھے۔ سومی نے ننھے ہاتھوں میں زہیب کا چہرہ تھام کر دائیں بائیں گال پر کس کر ڈالی تھی۔ اس کی اس معصوم ادا پر سب مسکرا دیے تھے۔ زہیب سومی کو ہوا میں چھالنے لگا تھا۔ مامو اور تیز، سومی کھلکھلاتا بولا تھا۔ اچھا بچوں، اور تیز۔ زہیب نے اب کی بار اس کو گدگدی کی کہ سومی کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ جب بھی زہیب چٹا چٹ اس کے گال چمتا، باقی سب کی طرف متوجہ ہوا تھا اور اسے یوں ہی اٹھائے سب سے ملا تھا۔ جاسف کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا بیٹا، وہ تو ابھی آیا ہی نہیں۔ اور شہلا، وہ اپنے کمرے میں ہوگی، زہیب نے سر ہلایا۔ بیٹا میں تمہارا شکر گزار ہوں، میں جانتا ہوں شہلا غصے کی تیز ہے، جذباتی ہے، پر دل کی بہت اچھی ہے، نہ جانے اس سے یہ غلطی کیسے سرزد ہوگی۔ جواز صاحب ندامت سے بولے تھے۔ میں جانتا ہوں تایا جانا، پریشان مت ہو، میں کبھی بھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ شیلا کے ساتھ میں سختی برت کر اس کا ہی فائدہ چاہتا ہوں، مجھے غلط مت سمجھنا آپ۔ زہیب نے ان کی فکر دور کر دی اور وہ سر ہلا کر خفیف سا مسکرا دیا تھا۔
सोमी मामू कुछ देर में फ्रेश होकर आता है, फिर चैंप के साथ गेम खेलेंगे। ओके, सोमी झट से मान गया। ज़हेब इसे फवाद की गोद में डालकर अपने कमरे में आ गया। इसे जैसे दरवाजा खोला, कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था। शहला का नामो निशान तक न था। बंदरी अब छुप कर बैठी है, देखता हूँ कैसे बचती है मुझसे। ज़हेब बड़बड़ाता ड्रेस लेकर वॉशरूम गया। कुछ ही देर बाद फ्रेश होकर वाइट शलवार कमीज में मलबूस निहायत ही खूबसूरत लग रहा था। इससे बाल सेट किए हुए थे। अपना फेवरेट परफ्यूम छिड़क कर कमरे से निकला। रुख शहला के कमरे की जानब था। शहला दरवाजा लॉक किए अंदर बैठी इसे कोस रही थी। जब भी ज़हेब ने हैंडल घुमाया, पर दरवाजा लॉक्ड होने की वजह से ना खुल सका। दरवाजा खोलो, ज़हेब तैश में बोला था। तुम्हारा कमरा है जो खोलूं? शहला भी भुना उठी थी। शहला दरवाजा खोलो, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। किस खुशी में? निकलो यहाँ से। बहाने चाहिए बस मेरे करीब आने के तुम्हें। अंदर से शहला चीखी थी। तुम इसे लायक ही नहीं कि मैं तुम्हारे करीब आऊं। मैं तुम्हारी हरकतों के बायस तुम्हें ट्रेलर दिखाने आया हूँ। आप खामोशी से खोल दो। अगर मैं अपने तरीके से आया तो तुम्हारे लिए ही मुश्किल होगी। शैला ने घूंट भरा कि वो बददिमाग वाकई ऐसा न करते। रुको, दिमाग से आ रही बंदर। शैला ने डरते हुए दरवाजा खोला और इससे बचने के लिए स्पीड से वॉशरूम की जानब दौड़ लगा दी। पर वो भी ज़हेब था। इसने इसी रफ्तार से इसे बीच दरवाजे से पकड़ लिया था। कहाँ? सड़ी हुई भिंडी। ज़हेब के मजबूत बाजू इसकी कमर को मजबूती से जकड़े हुए थे। छोड़ो मुझे। शैला ने इसके हाथ झटके चाहिए थे। तुम्हें क्या लगा मुझसे बच जाओगी? बोलो। ज़हेब ने घुमाकर इसकी पूंछ अपने सीने से लगाई थी। ज़हेब, मैंने कहा छोड़ो मुझे। तुम्हें कोई हक नहीं है बार बार मेरे करीब आने का। नफरत है मुझे तुमसे, दूर हटो। शैला यकदम फट पड़ी थी। हक? तो चलो आज तुम्हें बताता हूँ कि मेरा क्या क्या हक है। ज़हेब ने इसे बाजू से पकड़ा और अपने साथ घसीटते हुए कमरे में निकला। वैशी जंगली, क्या तकलीफ होगी? अब छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। आवाज नीचे रखो, नीचे सब बैठे हैं। ज़हेब लिहाज भर रखकर सद आवाज में बोला। इसे लाकर अपने रूम में छोड़ा। दरवाजा बंद कर दिया। बहुत अकड़ है ना तुम में। अब मैं तुम्हारी अकड़ तोड़ना मुझ पर फर्ज हो चुका है। ज़हेब ने इसके कान में फनकारा था। मैं चीख पड़ूंगी। ज़हेब छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। इसे ज़हेब की उंगली अपनी कमर में धंसती हुई महसूस हो रही थी। तुम्हें क्या लगता मैं तुम्हें दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने के लिए छोड़ दूंगा? आजाद, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए यहाँ से निकलने के, और तुम कहाँ जाना चाहती हो, क्या इरादा रखती हो, सबसे वाकिफ हूँ। ज़हेब ने एक हाथ इसके बालों से पकड़कर दूसरा इसका जबड़ा दबोचा था। शैला ने निकलने के लिए इतने जतन किए थे। वो तो अच्छा हुआ कि ज़हेब ने इसे का फोन हैक कर लिया था। वो जिससे जो बात करती से सब मालूम था। शैला ने अपनी दोस्त से खुलकर इजहार किया था कि वो समीर को चाहती है, इसको सजल से छीन कर रहेगी। यहाँ से निकलने के बाद वो कोई बड़ा हंगामा करने का इरादा बांधे बैठी थी। ज़हेब इसकी चालाकियों से सब वाकिफ हो चुका था। तो मेरी मर्जी, मैं कहाँ जाऊँ, जिससे ताल्लुक रखूं। तुम अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी बचा नहीं पाओगे। समीर को तो मैं हासिल। इसकी जुबान को ब्रेक ज़हेब के भारी हाथ ने लगाया था। चटाक। ज़हेब ने तैश के आलम में जोरदार थप्पड़ मारा कि शैला का निचला होंठ फट गया। एक मर्द के लिए कम है इसकी बीवी इसके सामने दूसरे मर्द को हासिल करने का जिक्र करे। दूसरा इसकी बहन के पीछे पड़ चुकी थी। इस वक्त शैला इसे किसी डाइन से कम नहीं लगी थी। तभी इसको बेड पर पटका। देखता हूँ आज के बाद कैसे तुम ये बकवास करती हो। तुम्हें आजाद छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हमारे बीच रिश्ते का एहसास दिलाना लाजमी है।